गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट समझते हैं क्या होता है। काफ़ी आसान सा चीज़ है, तो मज़े से समझ लेंगे। देखिए ओपन सर्किट टेस्ट हम लो वोल्टेज साइड पे करते हैं ट्रांसफार्मर के एट रेटेड वोल्टेज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर नॉट एंड एक्सएन। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर पे। ओपन सर्किट टेस्ट क्या मतलब हुआ, आपके ट्रांसफार्मर के इस साइड पे जो लोड कनेक्ट करते हैं वहाँ पे लोड नहीं कनेक्ट करेंगे, इस साइड को ओपन सर्किटेड रखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ज़रा इस डायग्राम को चेंज कर लेते हैं। तो आपका ट्रांसफार्मर ओपन सर्किटेड हो जाएगा इस तरह से, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो हम हाई वोल्टेज साइड को ओपन सर्किटेड रखते हैं और लो वोल्टेज साइड पे रेटेड वोल्टेज देते हैं। अभी ओपन सर्किटेड हम हाई वोल्टेज को क्यों रखते हैं साइड को, और लो वोल्टेज साइड पे रेटेड वोल्टेज क्यों नहीं देते हैं, कोई और वोल्टेज ही क्यों नहीं दे देते। थोड़ा सा वो थ्योरेटिकल पार्ट समझ लेते हैं ओपन सर्किट टेस्ट का। इतना तो हमें पता चल गया कि रेटेड वोल्टेज पे हम ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू आर नॉट और एक्सएन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि रेटेड वोल्टेज पे क्यों हम हमारा ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आर नॉट आपका क्या डिपिक्ट करता है आपके ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में। आपके ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट में आर नॉट डिपिक्ट करता है आपका कोर लॉस। ठीक है, और आपका कोर लॉस बना किसका होता है, ये कोर लॉस इटसेल्फ डिपिक्ट्स आपके ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस कितना हो रहा है प्लस एडी करंट लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों लॉसेस हम आगे चल के देखेंगे कि खुद में वोल्टेज डिपेंडेंट है। कहने का मतलब वोल्टेज ज़्यादा होगी तो आपके ये दोनों लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, वोल्टेज कम होगी तो आपके ये दोनों लॉसेस भी कम होंगे। तो आपका हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस वोल्टेज डिपेंडेंट है, तो जितनी वोल्टेज होगी उतने ये लॉस होंगे। तो आपका कोर लॉस भी वोल्टेज डिपेंडेंट हो गया क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस वोल्टेज डिपेंडेंट थे। तो आपके इक्विवेलेंट सर्किट में जो आर नॉट की वैल्यू है वो भी वोल्टेज डिपेंडेंट होगी। तो ना अब हमें आर नॉट की वैल्यू चाहिए कम, ना हमें चाहिए आर नॉट की वैल्यू ज़्यादा, हमें आर नॉट की वही वैल्यू चाहिए जो हमारे रेटेड वोल्टेज पे बनती है। क्योंकि मोस्टली तो हम हमारा ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज पे यूज़ करेंगे, रेयरली ही हम उसे उसकी रेटिंग से कम वोल्टेज देंगे या ज़्यादा वोल्टेज देंगे। तो हम जो आर नॉट कैलकुलेट करेंगे वो हम रेटेड वोल्टेज पे कैलकुलेट करेंगे। इसलिए हम हमारा जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो करते हैं रेटेड वोल्टेज पे। सिमिलरली आपका एक्सएम भी जो आपका म्यूचुअल फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है दैट इट सेल्फ इज डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज। तो हमें एक्सएम की वैल्यू भी म्यूचुअल फ्लक्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो खुद भी वोल्टेज डिपेंडेंट है। वोल्टेज ज़्यादा होगी आपके ट्रांसफार्मर में तो आपका फ्लक्स ज़्यादा बनेगा, वोल्टेज कम होगी तो आपका फ्लक्स भी कम बनेगा। ठीक है, तो हमें हमारा एक्सएम की वैल्यू रेटेड वोल्टेज में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम कंसीडर करते चलेंगे हम हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो रेटेड वोल्टेज पे इस्तेमाल करेंगे, और हम हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो ऐसे भी रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट के अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट पे। तो ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज पे क्यों करते हैं, क्योंकि रेटेड वोल्टेज पे जो हमारा कैलकुलेट होने वाला है आर नॉट और एक्सएम, आर नॉट और एक्सएम ही कैसे कैलकुलेट होने वाला है वो भी थोड़ी देर में हम समझेंगे। तो ओपन सर्किट में जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं आर नॉट और एक्सएम वो रेटेड वोल्टेज पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम हमारा ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज पे करते हैं। ठीक है, अभी लो वोल्टेज साइड पे क्यों करते हैं, लो वोल्टेज साइड पे आपका ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं उसका क्या मतलब हुआ कि हम जो हमारा वॉट मीटर लगाएंगे जब हमारा ओपन सर्किट टेस्ट के दौरान करंट पावर और वोल्टेज मेजर करेंगे वो लो वोल्टेज साइड पे करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि ओपन सर्किट टेस्ट आर डन ऑन लो वोल्टेज साइड, और हाई वोल्टेज साइड को ओपन सर्किट रखेंगे। तो ऐसा क्यों करेंगे, देखिए मान लेते हैं आपके पास आपका ट्रांसफार्मर है कुछ इस तरह का जो 16.5 kV को स्टेप अप कर देता है 400 kV पे। अब रेटेड वोल्टेज पे करना है तो बताइए कौन सी वोल्टेज देना आपके ट्रांसफार्मर को आसान होगी। 400 kV तो आपकी ग्रिड स्टेशन पे अवेलेबल होती है, तो भी आपका ट्रांसफार्मर को ओपन सर्किट टेस्ट करने के लिए ग्रिड स्टेशन तो नहीं लेके जाएंगे, बट एक लैब के अंदर ही टेस्ट करेंगे। तो लैब के अंदर टेस्ट करने के लिए आपको 11 kV वोल्टेज तो बड़े आराम से मिल जाएगी और 33 kV भी आराम से मिल जाएगी। अगर आपके पास 11 kV लाइन है तो उसे स्टेप अप कर लीजिए, 16.5 kV बना लीजिए और अपने ट्रांसफार्मर को
सप्लाई कर दीजिए तो अपना आपका रेटेड वोल्टेज सप्लाई हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का मान लेते हैं ये सप्लाई रेटिंग्स, तो 400 kV तो नहीं ना दे पाएंगे, और 33 kV है आपके पास लैब में, तो स्टेप डाउन कर लीजिए, 16.5 kV बना लीजिए अगेन उसे भी, और अपने ट्रांसफार्मर को सप्लाई कर लीजिए। बट इन नो केस 400 kV तो एक लैब के अंदर बनाना इम्पॉसिबल तो नहीं, बट इकोनॉमिकल या फिजिबल तो नहीं है। तो इसलिए हम हमारा जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो ट्रांसफार्मर के लो वोल्टेज साइड पर करते हैं, क्योंकि वो फिजिबल है एंड कैन बी ईजिली प्रोवाइडेड टू योर ट्रांसफार्मर इन द लैबोरेटरी सेटिंग्स। ठीक है, तो लो वोल्टेज साइड पे क्यों करते हैं, क्योंकि फिजिबल है देना, और रेटेड वोल्टेज पे क्यों करते हैं थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। आपके ओपन सर्किट टेस्ट की हेल्प से आर नॉट और एक्सएम कैलकुलेट होता है। तो आर नॉट और एक्सएम ही कैसे कैलकुलेट होता है अब वो समझते हैं। देखिए, आपने ओपन सर्किट टेस्ट में ये साइड आपकी सेकेंडरी ओपन है, हाई वोल्टेज साइड, तो यहाँ पे आपकी I2 डैश करंट कितनी बनेगी, 0 एम्पियर। तो आपकी यहाँ पे रेटेड वोल्टेज देने पे I1 करंट क्या बनेगी, I2 डैश प्लस I0 जो होती है। I2 डैश तो हमने देख लिया, यहाँ पे सर्किट ओपन है तो I2 डैश तो 0 ही होगा। तो आपका I1 क्या होगा, क्या करंट फ्लो हो रही होगी आपकी प्राइमरी साइड पे, सिर्फ I0। I0 क्या होता है, नो लोड करंट। तो जो आपकी नो लोड करंट होती है ना, दैट इटसेल्फ इज 4 to 6% ऑफ योर रेटेड फुल लोड करंट। 4 से 6% होती है फुल लोड करंट में। अब देखिए इस कंसेप्ट की हेल्प से आपका ओपन सर्किट टेस्ट में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं इस इक्विवेलेंट सर्किट में। यहाँ पे सबसे पहले देखिए R1 का क्या होगा। R1 है आपका, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे, कॉपर लॉस। आपके इक्विवेलेंट सर्किट में कॉपर लॉस कैसे देखेंगे हम, I² R1 से। इस टाइम पे करंट क्या है, नो लोड करंट फ्लो हो रही है आपके R1 से, तो ये आ गया आपका कॉपर लॉस का एक फॉर्मूला। अभी नो लोड करंट आपके मान लेते हैं फुल लोड करंट की 4% है, 6% की जगह 4 से 6 में 4% मान लेते हैं। तो अभी आपका देखेंगे कॉपर लॉस क्या बनेगा, 0.0016 IFL² R1। तो जो आपका कॉपर लॉस है एट नो लोड वो कितना बन रहा है, 0.0016। ये क्या है, कॉपर लॉस एट फुल लोड। इतना सही कॉपर लॉस आपका नो लोड टाइम पे हो रहा है। फुल लोड के मुकाबले कितना, 0.0016 टाइम्स। तो कॉपर लॉस आपका काफ़ी कम हो रहा है इस टाइम पे नो लोड कंडीशंस में। कॉपर लॉस काफ़ी कम हो रहा है, तो R1 जो आपके कॉपर लॉस को डिपिक्ट करता था, तो उसे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि R1 यहाँ पे है या नहीं है, एक ही बात है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है नो लोड पे वो R1 का बहुत कम है, तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे है ही नहीं है ऐसे से। सिमिलरली X1 का क्या हो रहा है आपका, X1 क्या डिपिक्ट करता है आपका एक इक्विवेलेंट सर्किट में, लीकेज फ्लक्स। फ्लक्स बनता किससे है, करंट से। जब आपकी करंट फुल लोड की जगह नो लोड है, और नो लोड आपकी 4 से 6% के आसपास होगी फुल लोड के, तो जब करंट ही नहीं है तो फ्लक्स क्या बनेगा, तो लीक क्या होगा उसमें। तो लीकेज फ्लक्स को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, है ही नहीं। तो जो आपका X1 लीकेज फ्लक्स को डिपिक्ट करता है, हम कंसीडर कर सकते हैं ये भी नहीं है, क्योंकि कुछ खास तो लीक हो नहीं रहा। तो फिलहाल हम X1 को भी कंसीडर कर सकते हैं कि वो यहाँ पे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब देखिए आपका R2 डैश का क्या होगा, R2 डैश और X2 डैश इसकी तरफ कोई करंट तो फ्लो हो नहीं रही, तो ये है यहाँ पे या नहीं है, एक ही बात है। तो आपके सर्किट में इस टाइम पे क्या रह गया, ये आपका वॉटमीटर जो मेजर कर रहा है इसका भी काम नहीं। मेन आपके इक्विवेलेंट सर्किट में ट्रांसफार्मर के सिर्फ इतना पोर्शन रह गया। तो आपका सर्किट क्या बन जाएगा ज़रा देखते हैं। तो आपका सर्किट बन जाएगा कुछ इस तरह से, इसमें रह गया R0 और X1। तो मैं आपको स्टार्ट में यही कह रहा था, आपके ओपन सर्किट टेस्ट की हेल्प से आपका R0 और X1 कैलकुलेट होने वाला है। तो वो क्यों, वो आपको आइडिया लग गया, क्योंकि नो लोड करंट पे R1 और X1 की कुछ खास अहमियत रहती नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ पे कुछ खास कॉपर लॉस हो रहा है, तो R1 कॉपर लॉस वेट कर रहा था, तो वो भी नहीं है, कॉपर लॉस हो नहीं रहा, तो R1 का कोई काम नहीं।
लीकेज फ्लक्स भी कुछ खास नहीं है, तो X1 का भी कोई काम नहीं, तो उसे भी इग्नोर कर दिया जाता है फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। तो आपका पीछे रह जाता है R0 और XM। अब देखिए R0 और XM कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए जो यहाँ वॉट मीटर लगा है ये आपकी वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहा है। वोल्टेज तो हमें पता ही है, रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम। देन आपकी करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। करंट की वैल्यू भी आप यहाँ से मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉट मीटर। एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ वॉट मीटर आप अपने पावर क्या कंजप्शन होगी इस टाइम पे वो भी मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉट मीटर। आप बस आपके पास सर्किट है और आपके पास उस सर्किट में क्या वोल्टेज बन रही है, क्या करंट बन रही है, क्या कोर लॉस बन रहा है वो भी है। अब आपके इस सर्किट में वोल्टेज क्या बन रही है, करंट क्या बन रही है, उनकी वैल्यूज़ है, पावर क्या कंज्यूम हो रही है उनकी वैल्यूज़ है। तो मैंने घुमा फिरा के आप अपना सम हाउ सर्किट भी है आपके पास। ये अब नेटवर्क एनालिसिस का क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे अब आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ R0 और XM। आपका सर्किट कुछ इस तरह से रह गया है सिर्फ। अभी आपका क्वेश्चन बन चुका है नेटवर्क एनालिसिस का। ट्रांसफार्मर का कुछ खास रोल रहा नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको वोल्टेज की वैल्यू दी है, करंट की वैल्यू भी दी हुई है और पावर कंजप्शन क्या हो रहा है उसकी वैल्यू भी दी गई है। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो Z इक्विवेलेंट देखिए क्या बनेगा आपका इस सर्किट के लिए। Z इक्विवेलेंट बन जाएगा आपका V/I। ठीक है, Z इक्विवेलेंट आ गया। अब यहाँ पे देखिए कोर लॉस क्या बनेगा आपका। पावर में जो भी यहाँ पे पावर कंज्यूम हो रही है वो सिर्फ ये R0 कंज्यूम कर रहा है। XM यहाँ पे इस ब्रांच में आप देखेंगे तो प्योर इंडक्टर लगा हुआ है। प्योर इंडक्टर सिर्फ चार्ज और डिस्चार्ज होता है, पावर कंज्यूम नहीं करता। पावर कंज्यूम आपके इलेक्ट्रिकल में RLC में से सिर्फ R कंज्यूम करता है, ना L कंज्यूम करता है पावर, ना C करता है। ये दोनों सिर्फ चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं, तो सिर्फ R आपकी पावर कंज्यूम करता है। तो जो भी आपने पावर मेजर किया ऊपर विद द हेल्प ऑफ वॉट मीटर वो R कंज्यूम कर गया। अब तो या तो R कंज्यूम कर गया पावर, तो वो तो या तो ऐसे निकालेंगे या तो R के अक्रॉस करंट फ्लो कर रही है IC, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। हमें वैल्यू पता है I0 की, लेकिन R के अक्रॉस वोल्टेज क्या बन रही है हमें वो पता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। कोर लॉस जो हुआ है आपका, जो आप मेजर कर चुके हैं, वहाँ से आप अपना R0 कैलकुलेट कर लीजिए। योर R0 विल बी इक्वल टू V rated डिवाइडेड बाय कोर लॉस। तो आपको Z इक्विवेलेंट मिल गया इस फॉर्मूला से, R0 मिल गया इस फॉर्मूला से। अब रह गया आपका XM की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो देखिए XM की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो जाएगी। आपके पास आपका ये पैरेलल सर्किट है, Z इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो आपके पास R0 की भी वैल्यू है। तो आप अपना ये इक्वेशन सॉल्व करके Z इक्विवेलेंट की R0 इन पैरेलल विद XM की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी तरीका रहेगा XM की वैल्यू कैलकुलेट करने का। वो कैसे कर सकते हैं जरा देखिए। आपका जो कोर लॉस हो रहा है वो आपके जितना भी पावर कंज्यूम हो रहा है वो आपके R में हो रहा है। तो R में जितनी भी वोल्टेज बन रही है, जितनी भी करंट बन रही है, V इंटू आई, फिर ये आपका पावर कंज्यूम हो रहा है R में, जो हमने मेजरमेंट किया वाटमीटर के थ्रू। V इंटू आई पावर कंज्यूम कर गया आपका R। अभी IC को मैं कैसे लिख सकता हूँ देखिए IC आपका I0 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो IC को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो पावर कंज्यूम आपका रेजिस्टर में हो रहा है R0 में,
उसकी वैल्यू वी इंटू आई, आई सी को मैं लिख सकता हूँ आई नॉट इंटू कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आ जाएगा आपका कोर लॉस डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज और नो लोड करंट। कॉस थीटा मिल गया तो आपको थीटा की वैल्यू मिल गई, साइन थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी यहाँ से। देन आपका वर्टिकल कंपोनेंट आई एम, आई नॉट का, उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, आई नॉट इंटू साइन थीटा। अब आपको आई एम की वैल्यू भी मिल गई है, अब आई एम की वैल्यू भी मिल चुकी है, तो एक्स एम क्या बन जाएगा आपका, एक्स एम विल बी इक्वल टू रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाय दैट branch current flowing through the XM, which is IM. So your XM can also be calculated by I naught sin theta. तो इस तरह से भी आप अपना XM की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में यूजुअली आपको cos थीटा की वैल्यू दी रहेगी, आपको cos थीटा अलग से फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा इस तरह से। तो आप वहाँ पे ईजीली I नॉट से IC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और आई एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना एक्स एम की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको न्यूमेरिकल्स में यूजुअली कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने को नहीं बोला जाएगा, वो गिवन होगी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या किया है यहाँ पे। तो हमने किया क्या, ओपन सर्किट टेस्ट में बस हाई वोल्टेज साइड को ओपन सर्किट किया और वॉटमीटर की हेल्प से ये तीन वैल्यूज़ मेजर कर ली, वोल्टेज, करंट और पावर। द मोमेंट ये तीन वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, रेस्ट वॉज मैथ्स की हेल्प से ऊपर नीचे करके आर नॉट एक्स एम वगैरह कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, यूजिंग नेटवर्क एनालिसिस। और एक छोटा सा कंसेप्ट था कि हाई वोल्टेज साइड को क्यों करते हैं ओपन सर्किटेड, लो वोल्टेज साइड पे क्यों रेटेड वोल्टेज देते हैं, क्योंकि रेटेड वोल्टेज देना आसान है लो वोल्टेज साइड पे। और सेकंड कंसेप्ट था इस ओपन सर्किट में कि R1 और X1 यहाँ से गायब क्यों हुआ, क्योंकि R1 जो डिपेक्ट कर रहा है यहाँ पे कॉपर लॉस वो बहुत कम हो रहा है, और X1 जो डिपेक्ट कर रहा है सिक्वेंट सर्किट में लीकेज फ्लक्स वो भी बहुत कम है, निग्लिजिबल है। तो यहाँ से R1 X1 गायब किया, R2 X2 इसलिए गायब हो गया क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रही थी, तो आपका सर्किट रह गया था सिर्फ ये R नॉट और XM जितना। तो उसके बाद हमारा सर्किट था, हमारे पास हमारी वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ थी, तो हमने हमारा R नॉट और XM की वैल्यू निकाल ली यूजिंग ओपन सर्किटेड टेस्ट और ट्रांसफार्मर, ठीक है, आसान था काफ़ी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट सर्किट समझते हैं, टेस्ट आपके ट्रांसफार्मर का।